और जिस तरह के आपने देखा, उन्होंने जिस तरह के आपको पता है कि नरेंद्र मोदी साहब जो हैं वो कश्मीर में फुली एक्शन में हैं, और जिस तरह के आपने देखा उन्होंने कश्मीर की लीडरशिप को बुलाया। कुछ लोगों ने ये कहा कि ये कश्मीर की लीडरशिप ही नहीं, और कईयों ने कहा नहीं यही कश्मीर की लीडरशिप है। और इसके साथ साथ ये भी बात करनी है कि पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी क्या खड़ी है, क्या हमारी कोई फॉरेन पॉलिसी भी है, या कि हम जो इंडिया करता है उसके रिस्पांस में ही सारे एक्शन करते हैं। आज पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर ने कहा जी कि ये नरेंद्र मोदी साहब ने पीआर एक्सरसाइज की है। तो इस इश्यू पे बात करने के लिए मैंने रिक्वेस्ट की जनाब साजिद तारड़ साहब से। आपको पता है पॉलिटिकल साइंटिस्ट भी हैं, पॉलिटिशियन भी हैं, बिजनेसमैन है, अमेरिका में वाशिंगटन में बेस्ड हैं। तारड़ साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर। माय प्लेजर, थैंक यू सो मच चीमा साहब, थैंक यू सर। अच्छा तारड़ साहब ये बताइएगा कि आज जो कल नरेंद्र मोदी साहब ने कश्मीरी लीडरशिप को बुलाया, तो पाकिस्तान की हुकूमत तो ये कह रही है कि ये नरेंद्र मोदी साहब का एक पीआर स्टंट है। तो एक सवाल वैसे मेरे ज़हन में ये भी आता है कि क्या कश्मीरी जो मकबूजा कश्मीर में कश्मीरी हैं वो कोई पाकिस्तान के साथ तो लगता है राब्ते में नहीं है, तो हम फिर किस चीज की बातें कर रहे हैं? या कि पाकिस्तान ने सिर्फ रिस्पॉन्ड ही करना था क्योंकि कश्मीर में एक डेवलपमेंट हुई है तो बात करनी जरूरी थी? हाउ डू यू सी दिस एंटायर सिचुएशन तारड़ साहब? देखिए, मैं एक तो इस पे बताऊंगा, आपको बताना चाहूंगा कि हम वाशिंगटन डीसी में व्हाट वी आर थिंकिंग अबाउट इट, कि व्हाट हैपेंड इन इंडिया, व्हाट इज दिस कश्मीर कॉन्फ्रेंस। मैं तो कॉन्फ्रेंस नहीं कहूंगा, उनका उसको नाम दिया गया है कॉन्फ्रेंस का, वो कॉन्फ्रेंस नहीं थी, उसका कोई एजेंडा ही नहीं था। आपने देखा होगा उसका कोई एजेंडा नहीं है। उसके बाद जब वो मीटिंग खत्म हुई उसका कोई उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं, कोई ये नहीं बताया गया कि क्या सोल्यूशन वहां से ड्रा किया गया है, क्या उसके क्या मकासद थे। एक तो वो कॉन्फ्रेंस को गलत कहा होगा, ये है तो एक पीआर शो है, लेकिन ये पीआर शो क्यों किया गया? हमारे पाकिस्तान मीडिया ने भी, हमारी फॉरेन पॉलिसी ने भी उसमें अपना सही रोल अदा नहीं किया। वो ये रोल है कि इंडिया ने जो बंकर बना लिए हैं अपने लाइन ऑफ कंट्रोल पे, 6000 से 8000 पक्के बंकर बनाए हैं। वो क्यों बनाए गए हैं? वो इसलिए बनाए गए हैं क्योंकि वो कश्मीर में नया सरप्राइज देने वाला है, वो कश्मीर का नाम खत्म करने वाला है, वो वहां पे एक किसी नए आपको सरप्राइज देने की तैयारी में है। मैं यहां पे ये बताना चाहूंगा कि कश्मीर आपकी बीजेपी गवर्नमेंट की नजर में क्या है, कश्मीर को किस तरह यूज किया जाता है। एक तो सबसे पहले जो मोदी एडमिनिस्ट्रेशन है, जिनकी सारी उनकी लेबोरेटरी है, इनकी सारी ट्रेनिंग जो है गुजरात से हुई है, और एंटी मुस्लिम ट्रेनिंग है, एंटी मुस्लिम एजेंडा है इनका। उनका पॉलिटिकल सिनेरियो, उनका पॉलिटिकल मैंडेट क्या है? उनका एक पॉलिटिकल मैंडेट ये है कि मेजॉरिटी हिंदू रहने वाले इंडिया में कौन है, वो मेजॉरिटी हिंदू है। वो समझ चुके हैं कि मेजॉरिटी हिंदूज में से मेजॉरिटी वोट ले लें तो हम जीत जाएंगे, हमें किसी दूसरी पार्टी, किसी दूसरी माइनॉरिटी की जरूरत नहीं है। ये उनकी पॉलिटिकल उनकी अप्रोच है। उसके बाद ये करते हैं, वो कश्मीर और मुसलमानों पे जुल्म करके वो बंगाल में, बिहार में, मध्य प्रदेश में और दूसरी जगहों पे, बंगाल में वो वोट लेते हैं हिंदुओं के। ये उनकी टैक्टिक है। अब वो कश्मीर को क्या करना चाहते हैं? वो कश्मीर का लफ्ज खत्म करना चाहते हैं। आपको सरप्राइज देंगे वो बड़ी जल्दी। और दूसरा, उस पर हमारी दूसरी साइड पर मैं अभी डिटेल में जाना चाहूंगा। मेरी नजर में मैंने 5 चीजें आइडेंटिफाई की हैं जो कि इस वक्त नजर आ रही हैं कि इसके मकसद ये थे। मोदी साहब ने ये क्यों लोगों को बुलाया? फर्स्ट ऑफ ऑल, ये लोग जो बुलाए गए हैं ये सारे कश्मीरियों को रिप्रेजेंट नहीं करते। ये सारे प्रो मोदी थे, ये सब लोग। लेकिन उनमें भी वो भी आते तब वहां बीजेपी को डिसअपॉइंट करके आए। लेकिन ये मोदी नवाज, ये इंडिया नवाज लोग थे वहां पे, जो सारे हमेशा उनके साथ खड़े होते हैं। उनमें अब मैं बताना चाहूंगा कि उनमें से हुर्रियत कॉन्फ्रेंस वालों को नहीं बुलाया गया वहां पे दूसरे कई वहां पे पंडित ऑर्गेनाइजेशन थे हिंदू, उनको भी नहीं बुलाया गया। अब मैं ये बताने की कोशिश करूंगा 5 क्या पॉइंट थे कि आज मोदी एडमिनिस्ट्रेशन को जरूरत पड़ी है कश्मीर को बुलाने की। हालांकि मोदी जमहूरी तरीका को पसंद नहीं करते, ही इज ऑलमोस्ट अ डिक्टेटर। जब तक वहां पे ईवीएम चल रहे हैं मोदी साहब कहीं नहीं जाएंगे। अब मैं ये बताना चाहूंगा कि 5 रीजंस क्या थी जिस वजह से इनको बुलाया गया। एक तो इनकी आर्मी ने खुद इनको बताया कि हम 2 फ्रंट्स पे जंग नहीं लड़ सकते, हम 2 फ्रंट्स पे प्रेशर नहीं बर्दाश्त कर सकते। वो 2 फ्रंट्स कौन से हैं? पाकिस्तान है और चाइना है। एक तो इसकी वजह यह थी। दूसरी एक बड़ी वजह यह है कि बंगाल में भी ये इलेक्शन हारे हैं। इन्होंने फिर हिंदुओं को खुश करना है, हिंदू वोटर्स को। इन्होंने फिर कोई ड्रामा करना है जिसपे दोबारा मुख्तलिफ स्टेटों से दोबारा मेजॉरिटी। अभी यूपी में इलेक्शन होने वाले हैं, वहां का भी एक वहां पे जो उनके चीफ मिनिस्टर है वो भी एक
बहुत बड़ा करैक्टर है। मेरा मकसद जिस तरह के उनके बयान आते हैं, मैं हैरान हूं कि किसी जमहूरियत में इस तरह के सिविलाइज लोग जो है वो बयान दें। तीसरा इसकी सबसे बड़ा फैक्टर जो है अफगानिस्तान से अमेरिका का इनखला है। उसके अब दो वजूहात हैं। एक तो उसमें उसका उसकी सब सेक्शन कर लें आप। एक तो पाकिस्तान का प्रेशर अमेरिका पे कि हमें इंडिया से डर है, हम आपके साथ अफगानिस्तान में सही आपकी हेल्प नहीं कर सकते। एक तो वो रीजन हो सकती है, अमेरिका कहता हो कि आप पाकिस्तान से रिलेशनशिप ठीक रखें। दूसरा, इंडिया का माइंडसेट है कि अगर वहां से अमेरिकन चले जाते हैं तो तालिबान या दूसरे लोग जो है वो कश्मीर की तरफ रुझान करेंगे। एक तो ये वजह हो सकती है, और इन्हीं वजूहात की वजह से इन लोगों को बुलाया गया है जिसका कोई मकसद नहीं है। और इस वक्त इंडिया में, मैं नो ऑफेंस टू माय हिंदू फ्रेंड्स, नो ऑफेंस टू माय इंडियन फ्रेंड्स, मोदी साहब जो कुछ कर रहे हैं वो इंडिया के खिलाफ कर रहे हैं। उसकी वजह यह है, इंडिया में एक कौम नहीं बसती, वहां पे एक जबान नहीं बोली जाती। पाकिस्तान को सेकुलरिज्म की जरूरत नहीं है, इंडिया की मजबूरी है सेकुलरिज्म, लेकिन सेकुलरिज्म की वहां पे धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। अब मैं ये बताना चाहूंगा कि आखिरी दौर में 2002 से 2014 तक क्या हुआ। कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, 10 साल रही वहां पे। उससे पहले अटल वाजपेयी थे, उनकी एक पॉलिसी थी, उसको कहते थे हीलिंग पॉलिसी। उसमें इंट्रोड्यूस वाजपेयी साहब ने कराया था, कांग्रेस उसको एक्सटेंड करती रही है। 2002 से 2014 पे कश्मीर में इतने ज्यादा ना वहां पे मुजालिम ढाए गए, ना वहां पे मेरा मकसद इस तरह के हालात थे। आजकल के हालात ये हैं कि जब आपके ऊपर कर्फ्यू हो, आपको इंटरनेट ना हो, आपके फोन बंद कर दिए जाएं, आपके बच्चों को मार मार के, जो कश्मीर इस बिगेस्ट जेल ऑन द प्लेनेट। और दुनिया पे मैं हैरान हूं इस बात पे कि अगले दिन भी इमरान खान साहब से क्वेश्चन किया गया कश्मीर चाइनीज मुसलमानों के बारे में। मैं समझता हूं वो भी ठीक नहीं है, गलत है। लेकिन दुनिया किस तरह भूल जाती है कश्मीर को, दुनिया किस तरह बर्मा को भूल जाती है, दुनिया किस तरीके से फलस्तीन को भूल जाती है, सीरिया को भूल जाती है। मेरी समझ से बाहर है कि अमेरिका जो सिविल आपके ह्यूमन राइट्स पे सबसे बड़ा आलमबरदार वो है, उसने आज तक इसको कश्मीर को फ्रंट लाइन पर नहीं लेके आया, जिसके ऊपर यूनाइटेड नेशंस की हजारों रेजोल्यूशंस। और उसके बाद देखिए, अब मुझे अफसोस इस बात का होता है कि इंडिया हैज ऑलमोस्ट बिकम अ नॉन लिवेबल प्लेस। और सबसे बड़ा उनका जो सपोर्टर इस वक्त, अफसोस के साथ कहूंगा कि नॉन तालीम याफ्ता अनएजुकेटेड हिंदू माइंड, और उनको अब्यूज किया जा रहा है, उनको कॉन्सेप्ट क्या दिए जा रहे हैं, 15वीं सदी के बदले 21वीं सदी में लिए जाने की तैयारी उनको कराई जाती है। उनको बताया जाता है कि अखंड भारत क्या है। अब मैं बताना चाहूंगा कुछ अपने भाइयों को, अखंड भारत जिसमें पाकिस्तान भी हिस्सा है, बांग्लादेश भी हिस्सा है, चाइना भी उसका हिस्सा है, अफगानिस्तान उसका हिस्सा है। तो खुदा का नाम लो, 21st सेंचुरी में अखंड भारत क्या, क्यों लोगों को बेवकूफ बनाते हो। अफसोस की बात, अफसोस कि मोदी साहब ने जमहूरियत को जिस तरीके से सत्यानाश किया है, जंग को इस्तेमाल किया जमहूरियत में इलेक्शन जीतने के लिए, और सिर्फ दो लोगों के पैसे के ऊपर, अडानी और अंबानी के ऊपर, वो समझते हैं कि दिस इज द इकोनॉमी ऑफ इंडिया। इज सो सैड एंड इट इज अ नेबरिंग टू पाकिस्तान। इट इज सो सैड। हम इस पे जितना भी दुख किया जाए वो ज्यादती है। और कल जो कुछ भी हुआ है कश्मीर का, इसके पीछे उनके अजायम जो है वो आपको नजर आने चाहिए। जो उन्होंने 6000 बंकर बनाए हैं बॉर्डर पे, और जो 8000 बंकर हैं वो वहां पे उन्होंने खुशियां मनाने के लिए नहीं बनाए, उनके मोटिव्स कुछ और हैं। कश्मीर को 3 स्टेटों में वो चेंज करना चाहते हैं। अब मैं ये बताना चाहता हूं कि जम्मू में हालात क्या थे 1947। मैं ये याद कराना चाहता हूं आपको कि 1947 में पटियाला महाराजा और महाराजा कपूरथला, इन्होंने 1 लाख मुसलमानों का जम्मू में उनको कत्ल किया था, जिसकी वजह से आज जम्मू में मुसलमानों की अक्सरियत नहीं है। मुसलमानों की अक्सरियत सिर्फ कश्मीर में है, लद्दाख में भी उनकी अक्सरियत नहीं है। और इस वक्त बीजेपी माइंड अपना बना चुकी है कि इनको 3 हिस्सों में तकसीम करके, 2 हिस्सों में जहां पे हिंदू मेजोरिटी हो और मुसलमानों को सिर्फ श्रीनगर के आसपास उस एरिया में कंटेन कर दिया जाए। दिस इज व्हाट द अजाइम्स उनके। अब देखें कि इसमें क्या करते हैं। लेकिन मोदी साहब, अफसोस के साथ, इस वक्त मोदी साहब हैज लॉस्ट हिज रिस्पेक्ट ऑन द इंटरनेशनल अरीना एवरीवेयर, क्योंकि इट इज ऑलमोस्ट अ डिक्टेटरशिप। छोटी सी मिसाल दूंगा, अभी आपके वहां पे वैक्सीनेशन आई है, आपके कोविड आया, आपके ईवीएम का हथियार मोदी साहब के हाथ में है, वो कहीं जाने वाले नहीं। उनकी ट्रेनिंग गुजरात में मुसलमानों को कत्ल करके, उनका सबसे बड़ा जेनोसाइड करके उन्होंने लाइसेंस लिया था, एंड ही इज ट्राइंग टू यूज दैट लाइसेंस अगेन एंड अगेन।
बिल्कुल ठीक है तारड़ साहब, ये तो एक पर्सपेक्टिव है आपका फॉर इंडिया के वो उनकी क्या पॉलिसी है, या नरेंद्र मोदी साहब कश्मीर के लिए क्या मंसूबा रखते हैं। जिस तरह आपने कहा कि कश्मीर को, जम्मू एंड कश्मीर को 3 हिस्सों में तकसीम कर रहे हैं, तो जारी बात है कि वो एक हिस्सा, छोटा हिस्सा वो देना चाहते हैं मुसलमानों को, और बाकी हिस्सों में वो अपनी, इसीलिए ये कहा जा रहा है कि वो डीलिमिटेशन करना चाहते हैं, और इस डीलिमिटेशन से वो जारी बात है कि वो कॉन्स्टिट्यूएंसी अपनी मर्जी की ड्रॉ करना चाहते हैं। तारड़ साहब, ये तो एक जो तस्वीर आपने खींची है कश्मीर की, भारत की, नरेंद्र मोदी साहब की और इस तरह की, लेकिन पाकिस्तान की क्या पॉलिसी है? क्या हमारी कोई कश्मीर पे पॉलिसी है? मुस्लिम दुनिया ने हमें जवाब दे दिया, अक़वाम मुत्तहिदा, यूएन में इस इशू को कोई उठाता नहीं है, बल्कि अभी तो 50 साल बाद हम कश्मीर में लेके, यूएन में लेके गए सिक्योरिटी काउंसिल में, और कहा जी कि इसको बात करें। उससे पहले तो हम खामोश थे। इमरान खान साहब ने ये कह दिया कि हमने इंडिया से बात नहीं करती जब तक आप 370-35A रिवोक नहीं करते, ये वापस करेंगे तो हम आपसे बात करेंगे। तो चीजें स्टैंड स्टिल पे हैं, जबकि हमारी आर्मी चीफ जो है वो कहते हैं जनाब के आए माजी को भूलें और आगे की तरफ जाएं। तो ये सिचुएशन क्या बन रही, हमारी क्या अप्रोच है? इमरान खान साहब माजी को भूलना नहीं चाहते, अफवाजें पाकिस्तान कह रही हैं माजी को भूलें। कहां जा रहे हैं हम, कहां जा रहे हैं? उनको तो एक है, वो तो जो कर रहे हैं करने दें, हम किधर जा रहे हैं? हम कुछ भी नहीं कर रहे। अफसोस के साथ ये मैं कहूंगा कि आप अगर अपने 73 साल की हिस्ट्री पढ़ें, आपके पास एक भी सिंसियर लीडरशिप नहीं है। आपके पास कोई और आपकी कभी भी कोई फॉरेन पॉलिसी, आपकी जियोग्राफिक लोकेशन इस जो फॉरेन पॉलिसी, और आप उसी के बेस पे आपकी इकोनॉमी भी चल रही है, आप उसी की बेस पे खाना खा रहे हैं, उसी के बेस पे आप लूटमार कर रहे हैं। वो किस तरह, अगर रशिया अफगानिस्तान में ना आता तो आपके दुबई में प्लाजे और आपकी प्रॉपर्टियां लंदन में नहीं बनी थी। वो वहां पे आया और आपने पिज्जे खाने शुरू किए। वो निकला आपकी जियोग्राफिक लोकेशन की वजह से, चाइना का बॉर्डर साथ है, वो ग्वादर से ट्रेड की वजह से अब आपकी रोटी वहां से चल रही है। आपके दुबई के प्लाजे, लंदन की प्रॉपर्टियां वहां से बन रही है। आपका कभी भी तवज्जो आपके मुल्क के अंदर नहीं रही। आपका सबसे बड़ी ट्रेजेडी आपकी आपकी करप्शन है। आप हर चीज से बच जाएंगे, करप्शन से मार खा जाएंगे। उसकी वजह मैंने कई दफा आपको बताया कि सिंसियर लीडरशिप, चाहे वो जमहूरी हो चाहे डिक्टेटरशिप हो। मैं एक पॉलिटिकल साइंटिस्ट हूं, मेरी एजुकेशन के हिसाब से डेवलपिंग कंट्री जहां पे तालीमी ना हो, जहां पे लोग तबकात में बटे हों, लोग सीख ना पा रहे हो कि जमहूरियत क्या है, वहां पे सिंसियर डिक्टेटरशिप की जरूरत होती है, वही कामयाब होती है। लेकिन अफसोस के साथ